हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट के बहुत दिन हो चुके हैं और अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6 सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, जो हमारा 6 चैप्टर है और आज उसका मैं पार्ट 6 लेने वाली हूँ। ऑलरेडी इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। बेसिक से मैंने पढ़ाया है, सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। हो सके तो ये वीडियो देखने से पहले आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी बेसिक कंसेप्ट उसमें क्लियर होना बहुत जरूरी है। और तो और आज का जो लेक्चर मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा लिंक करता है प्रीवियस लेक्चर से। फिर भी जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको जरूर डाउनलोड करें। उसके अंदर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे एंड सभी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करना चाहती हूँ, क्योंकि आज का लेक्चर उससे बहुत ज्यादा लिंक करता है। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था? ऑर्गन पाइप क्या होता है इसकी हमने बात की थी। ऑर्गन पाइप मतलब क्या? जिसके अंदर एयर के वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने के बाद वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है। बाय यूजिंग द एयर वाइब्रेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का साउंड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग ऑर्गन पाइप बोलते हैं। एंड इस ऑर्गन पाइप के 2 टाइप्स हमने देखे थे। एक था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड दूसरा था ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के वाइब्रेशंस ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, बट थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज कर देती हूँ। तो देखो बच्चों, ओपन पाइप, ऑर्गन पाइप की डेफिनेशन और ये सब कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में लिया है, बस उसको मैं अभी थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ। डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ साउंड डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कॉल्ड एज ऑर्गन पाइप। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मतलब जो एक साइड से क्लोज होता है दूसरी साइड से ओपन होता है, उसको बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। एंड ओपन ऑर्गन पाइप मतलब जो दोनों साइड से ओपन होता है, उसको ओपन ऑर्गन पाइप। ये प्रीवियस लेक्चर है बच्चों, प्रीवियस लेक्चर की स्लाइड मैंने यहाँ पे डिस्प्ले की है। उसके बाद हमने एंड करेक्शन देखा था। मैंने आपको क्या बताया था कि जब ऑर्गन पाइप में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं तो वो एग्जैक्टली एंड पे, मतलब यहाँ इस एंड पे प्रोड्यूस होने चाहिए, बट ऐसे ऑब्जर्व हुआ तो वो एंड पे प्रोड्यूस नहीं होते, वो ओपन एंड से कुछ डिस्टेंस पे प्रोड्यूस होते हैं। और वो जो डिस्टेंस है, दैट पोजीशन ऑफ एंटीनोड विद द एंड, उसको हम क्या कहते हैं? एंड करेक्शन कहते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार होता है बच्चों, तो उसको हम लोग एंड करेक्शन कहते हैं। एंड करेक्शन का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, रेनॉल्ड्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये फॉर्मूला डिराइव करके दिया था। E is equal to 0.3 into D होता है। I'm so sorry students। यहाँ D जो है वो क्या है? डायमीटर ऑफ एन ऑर्गन पाइप। उसके बाद हमने देखा कि अगर लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप हमें देखना है, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए देखना है, तो एक साइड क्लोज रहेगी, एक ही साइड ओपन रहेगी, तो एंड करेक्शन जो है वो E होता है। तो L is equal to L plus C होता है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो ये आप प्रीवियस लेक्चर में देखो बच्चों, वहां पे मैंने डिटेल में बताया है। उसी तरह लेंथ ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप अगर निकालना है तो L plus 2E होता है एंड क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए L plus E होता है। ये डिफरेंस है, क्योंकि वहां एक ही ओपन एंड तो एक ही E आता है, यहाँ दो ओपन एंड है तो यहाँ दो E आएंगे, मतलब 2 एंड करेक्शन आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन लिया था। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है बच्चों जो इससे रिलेट करती है और उसको हमने पढ़ा है स्टेशनरी वेव्स की, जहाँ पे नोड एंटीनोड कंसेक्यूटिवली फॉर्म हो रहे। 2 नोड के बीच में डिस्टेंस हम लोग लेते हैं λ/2। एक मिनट, 2 नोड के बीच में या फिर 2 एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2। डिस्टेंस बिटवीन 1 नोड एंड एंटी नोड होता है λ/4। और ये फॉर्मूला जो हम लोग यूज करने वाले हैं, n is equal to v is equal to n into λ, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे बहुत जरूरी है, तो ये भी हम लोग यूज करने वाले हैं। उसके बाद ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था लास्ट लेक्चर में। क्या क्वेश्चन था? शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशंस ऑफ एन एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट 1 end। तो इसके हार्मोनिक्स हमने डिराइव किए थे। तो सबसे पहला फर्स्ट हार्मोनिक हमें मिला था बच्चों, ये मैंने डिराइव करके दिया है, प्रीवियस लेक्चर में देखो। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ फर्स्ट हार्मोनिक के बाद क्या आता है? तुरंत उसके बाद आता है थर्ड हार्मोनिक। मतलब हमें सेकेंड हार्मोनिक नहीं मिलता, ऑड हार्मोनिक्स ही मिलते हैं। फर्स्ट के बाद थर्ड मिलता है, थर्ड के बाद डायरेक्टली हमें मिलता है फिफ्थ हार्मोनिक। तो ऐसे ओनली ऑड हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट होते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के, और ये इसका ड्रॉबैक है।
मतलब यहाँ कंटिन्यूअस पल्सेस हमें नहीं मिलेगी, कंटिन्यूअस ट्यून नहीं होगा। एक हार्मोनिक होने के बाद डायरेक्टली थर्ड मिल रहा है, थर्ड के बाद डायरेक्टली फिफ्थ मिल रहा है। बट हमें अगर कंटिन्यूअस चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए बेटर ऑप्शन है, ये इसका ड्रॉबैक था, ये इसका डिसएडवांटेज था। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है फिर, ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में हमें सारी फ्रीक्वेंसीज मिलती है, सारे वाइब्रेशंस मिलते हैं कंटिन्यूएशन में। तो वही हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अभी आज का लेक्चर यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसी से रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा लेने वाले हैं बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग कौन सा लेने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग अभी लेने वाले हैं ओपन ऑर्गन पाइप, मतलब जो कि दोनों साइड से क्या होगा, ओपन होगा। तो ऐसे ओपन ऑर्गन पाइप की अभी हम लोग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे और वो फ्रीक्वेंसी में आपको सभी वाइब्रेशंस मिलेंगे। तो आपको याद है सबसे पहले हमने क्या निकाला था, सबसे पहले हमने फंडामेंटल मोड निकाला था, उसको हम फर्स्ट मोड भी बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड मोड लिया फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड मोड लिया सेकेंड ओवरटोन। फर्स्ट मोड को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल, उसके बाद सेकेंड मोड को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, देन थर्ड मोड को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ओवरटोन, है ना। ये सब कुछ मैंने रिटर्न में लिया है बच्चों। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखो ये भी हमारा 4 मार्क्स का ही सवाल है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, और ये आपको मार्क्स देने वाले सवाल है बच्चों, क्योंकि बहुत ही आसान है। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाओ, ये एक्सरसाइज में भी पूछा गया सवाल है। तो बच्चों सबसे पहले लेते हैं फंडामेंटल मोड, सॉरी फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड। देखो फंडामेंटल मोड या फिर हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट मोड। ये रहेगा हमारा फर्स्ट मोड, जिसमें हमें मिलती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना, और उसी को हम फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कौन सा लेने वाले हैं अभी, ओपन ऑर्गन पाइप, है ना। तो इसमें सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या होगा, देखो ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक से ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। दिस इज ओपन ऑर्गन पाइप। इसमें सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ से एक एंटी नोड, दोनों साइड में तो एंटी नोड ही चाहिए, क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप है। तो ओपन साइड में हमेशा क्या फॉर्म होने वाला है, एंटी नोड। ओके, एंटी नोड ही रहेगा दोनों साइड में। तो यहाँ पे भी एंटी नोड ही रहेगा। एंटी नोड क्या है मैम, एंटी नोड ऐसे मजाक करने के लिए एंटी नोड। ओके, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, दोनों साइड में एंटी नोड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे भी एंटी नोड, यहाँ पे नोड रहेगा एंड यहाँ पे भी एंटी नोड। ये मैंने थोड़ा सा एंड करेक्शन दिखाया है, देखो ई है ना। अब देखो बच्चों, एंटी नोड एंड नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, एंटी नोड एंड नोड के बीच में डिस्टेंस होता है λ/4। ये हमने स्टडी किया है। तो यहाँ पे देखो कितने λ/4 फॉर्म हो रहे हैं, 1 λ/4, 2 λ/4। ये कितना बनेगा, दिस इज नथिंग बट द L, ये टोटल लेंथ है ना। L इज इक्वल टू, वैसे एंटी नोड, दोनों एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, दैट इज λ/2, है ना। तो डायरेक्टली हम λ/2 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना है, λ/2। वैसे अगर किया तो ये 1 λ/4, 2 λ/4 भी कितना आता है, λ/2 ही आता है। तो ये हमें मिला λ/2। यहाँ पे भी सेम करेंगे हम लोग। लेंथ ऑफ एन, सेम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, आपको याद है। लेंथ कितनी मिल रही है हमें, लेंथ ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इज क्या होगी, L इज इक्वल टू λ/2। इससे हमें लैम्बडा मिलता है 2L। ओके, तो ये हमें लैम्बडा की वैल्यू मिल रही है। इससे मैं अभी क्या निकालूंगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of an open organ pipe is, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू N इंटू लैम्बडा। तो N इज इक्वल टू क्या बनेगा, V अपॉन लैम्बडा। V की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो N इज इक्वल टू क्या आएगा,
v अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा कितना है यहाँ पे 2l है ना। तो बच्चों ये हमें मिल रही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू v अपॉन 2 इंटू l की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा l प्लस 2e, क्योंकि बच्चों ये कौन सा पाइप है, ओपन, दोनों साइड में इन करेक्शन आ रहा है मतलब 2e आएगा। तो ये बनेगा वेयर यहाँ पे लिखो l इज इक्वल टू कितना है, फॉर ओपन ऑर्गन पाइप दैट इज l प्लस 2e। तो ये मेरा n का फॉर्मूला मिलता है। और ये क्या है हमारी, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो कि पहली पॉसिबिलिटी है, जो कि फर्स्ट मोड है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फर्स्ट हार्मोनिक, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग चलते हैं सेकेंड मोड की तरफ। बच्चों अभी देखते हैं, जैसे कि अभी फंडामेंटल, अब क्या आएगा सेकेंड, हमारा सेकेंड पॉइंट हमें मिलेगा। एक लड़का बोल रहा था मैम ब्लैक स्लाइड लिया करो, इसलिए आज मैंने ब्लैक स्लाइड ली है। देखो शायद से रिफ्लेक्शन होता है ना। तो अभी देखते हैं हम लोग कौन सा सेकेंड पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे सेकेंड, पहला कौन सा हुआ फंडामेंटल और फर्स्ट मोड, अब कौन सा आएगा सेकेंड मोड। सेकेंड मोड को ही बोलते हैं बच्चों फर्स्ट ओवरटोन। ओके, अब फर्स्ट ओवरटोन में क्या आएगा, देखो सेकेंड मोड बोलेंगे या फिर फर्स्ट। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, सेकेंड पॉसिबिलिटी ये रहेगी, यहाँ पे एक लूप फॉर्म होगा एंड देन एंटीनोड, सेम यहाँ से एक लूप फॉर्म होगा एंड देन एंटीनोड। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, दिस इज एंटीनोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड एंड दिस इज एंटीनोड, दिस इज ऑल्सो एंटीनोड। देखो ये भी एंटीनोड है, तो अब कितना होगा, देखो एंटीनोड टू एंटीनोड कितना होगा 1 लैम्डा बाई 2, ये टोटल लेंथ देखो कितनी बनेगी, एंटीनोड टू एंटीनोड 1 लैम्डा बाई 2, एंटीनोड टू एंटीनोड 2 लैम्डा बाई 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 लैम्डा बाई 2 है एंड यहाँ से यहाँ तक दूसरा लैम्डा बाई 2 है, 1 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2। तो टोटल लेंथ कितनी बन रही है बच्चों, दैट इज 2 लैम्डा बाई 2। इसको 2 कैंसिल मत करो, रहने दो, 2 लैम्डा बाई 2 इसको रहने दो। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अभी सेम वे से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लाई करके सेकेंड हार्मोनिक बनेगा। देखो सेम वे से लिखना है, लेंथ ऑफ एन ऑर्गन पाइप, लेंथ ऑफ एन ऑर्गन पाइप इज क्या होगा, L इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 2। ओके, इससे मुझे लैम्डा क्या मिलेगा, इस 2 को इधर शिफ्ट करो तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा 12 अपॉन 2। 2 रहने दो बच्चों, क्योंकि मुझे दिखाना है वो सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, इसलिए मुझे 2 लगने वाला है, तो 2 को मैं कैंसिल नहीं करती। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं अभी, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेकेंड मोड इज क्या आएगी, v इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू लैम्डा। अब यहाँ n1 करो है ना, क्योंकि वो n लिया है, इसको n1 ले लो, तो n1 इज इक्वल टू बनेगा v अपॉन लैम्डा। ओके, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, देखो n1 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, लैम्डा क्या है यहाँ पे, v अपॉन लैम्डा इज 2l अपॉन 2, तो 2 को उधर शिफ्ट करते हैं तो 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मैं थोड़ा साइड में लेती हूँ, v अपॉन 12। बच्चों v अपॉन 12 मतलब क्या है, सॉरी आज थोड़ा गला खराब है, v अपॉन 12 मतलब क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जगह पे मैं लिखती हूँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो n1 इज इक्वल टू 2 इंटू n। देखो बच्चों, पहला था 1n,
अब सेकेंड हमें क्या मिला है 2n, जैसे क्लोज्ड पाइप में हमें क्या मिला था 3n, इसका मतलब वहां पे बस ऑड था, अभी यहाँ पे इवन नंबर मिल गया। देखो इसका मतलब सभी हार्मोनिक्स यहाँ प्रेजेंट रहने वाले हैं। तो इसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। इसको हम क्या कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे एंड सेकेंड हार्मोनिक कहेंगे। समझ में आया सबको? सेकेंड हार्मोनिक। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चलते हैं तुरंत। अभी सेकेंड मोड हो गया, उसके बाद थर्ड मोड को चलते हैं। और एक बात यहाँ पे और हम क्या ऐड कर सकते हैं, ये तो फॉर्मूला याद रखो बच्चों, इसको ही हम लोग क्या लिखेंगे N1 इज इक्वल टू 2 इंटू V अपॉन L की जगह पे आएगा L प्लस 2E। ये भी फॉर्मूला याद रखो, ठीक है? तो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, सबको आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? वैसे ही अभी हम लोग देखते हैं कौन सा, दैट इज द थर्ड मोड, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे सेकेंड। उसमें 2 लूप्स आएंगे, 2 लूप्स के साथ साथ एक हाफ लूप दोनों साइड से आएगा, और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। थर्ड पॉइंट दैट इज थर्ड मोड, और इसी का दूसरा नाम क्या है, और सेकेंड ओवरटोन। देखो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे अब मैंने लिया ओपन ऑर्गन पाइप, यहाँ पे 2 लूप्स बनेंगे। पहले ये एक लूप, ये दूसरा लूप एंड ये हाफ लूप। तो ये बनेगा कुछ ऐसे, ये एक लूप, ये दूसरा लूप एंड ये हाफ लूप, ठीक है? तो ये बच्चों एंटी नोड हमारा, ये नोड, ये एंटी नोड, वापिस नोड, ये एंटी नोड, ये वापिस नोड एंड ये एंटी नोड, ठीक है? ये एंटी नोड। तो कितने में देखो 1 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। तो टोटल ये डिस्टेंस कितना होगा L इज इक्वल टू क्या होगा 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है? बस अब इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इज क्या होगा L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बनेगा 2L अपॉन 3, ठीक है? बस अभी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन इज क्या होगी, n इज इक्वल टू क्या होता है v अपॉन लैम्डा। तो क्या बनेगा n, अभी 2 आएगा बच्चों, है ना? पहला n1 आ गया, अभी 2 आएगा, सेकेंड ओवरटोन। n2 इज इक्वल टू क्या बनेगा v अपॉन लैम्डा। यहाँ पे क्या है लैम्डा, दैट इज 12 अपॉन 3। तो यहाँ पुट करो 12 अपॉन 3, 3 ऊपर शिफ्ट करो, कितना आएगा 3 इंटू v अपॉन 12। तो ये कौन सा है, दिस इज ऑल्सो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n2 इज इक्वल टू 3 इंटू n। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n2 इज इक्वल टू 3 इंटू v अपॉन 2 इंटू, इसको ना स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो बेटर वे, है ना? क्या आएगा 3 इंटू v अपॉन 2 इंटू l प्लस 2e, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये भी एक फॉर्मूला है बच्चों, ये भी एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो ये थर्ड ओवरटोन, सॉरी सेकेंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड ये थर्ड इंटीग्रल मल्टीपल होता है ना, कॉल्ड एज सेकेंड ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक। इसको हम थर्ड हार्मोनिक कहेंगे, थर्ड हार्मोनिक। ओके, तो बच्चों
देखो इसमें सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है फंडामेंटल, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई V/2N, मतलब 1N आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या है 2N आ गया, मतलब सेकेंड ओवरटोन मिला। उसके बाद क्या है 3N आ गया, मतलब यहाँ थर्ड ओवरटोन मिला। समझ में आया सबको? क्लियर टू एवरीवन? इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो अभी यहाँ क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रूव दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन वाइब्रेशन ऑफ द एयर कॉलम इन पाइप ओपन एट बोथ एंड। तो जो पाइप ओपन होता है तो उसके ऑल वाइब्रेशंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सो वी कैन कंक्लूड हियर, यहाँ पे लिखो हेंस, जनरल फॉर्मूला भी देना है यहाँ मुझे, हेंस वी कैन कंक्लूड हियर, we can conclude all harmonics are present in open organ pipe, है ना। उसके बाद इसका जनरल फॉर्मूला देती हूँ बच्चों, हाँ एक सेकेंड। इसका जनरल फॉर्मूला देखो क्या आएगा, फॉर पीथ ओवरटोन, ऐसे लिखो चाहे तो, फॉर पीथ ओवरटोन, मतलब ये किसके लिए काम आएगा, एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। पीथ ओवरटोन मतलब, अब देखो पीथ ओवरटोन मतलब NP, तो यहाँ पे देखो जरा चेक करो, देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 आ गया, है ना। सिमिलरली यहाँ पे 1 है तो यहाँ 2 आ गया, मतलब 1 से बड़ा है। सिमिलरली यहाँ तो 0, वो फंडामेंटल 0 छोड़ दो, यहाँ देखो 1 1 + 1 2, ये 2 2 + 1 3, ऐसे 3 3 + 1 4, वैसे P + 1 आएगा, है ना। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, P + 1 ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये पीथ ओवरटोन आ गया, है ना। ऐसे याद रखो, P + 1 ऑफ N फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसमें +1 करके हमें जनरल, वेयर P = क्या है यहाँ पे, P = है 0, 1, 2 अप टू N। ओके, समझ में आया बच्चों? सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखती हूँ आज मैंने पहली बार ब्लैक स्लाइड ली है, कैसे दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है बच्चों, है ना। बच्चों उसके बाद देखते हैं अभी कि दोनों में कंपैरिजन क्या है, मतलब ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। आपको ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज कंपेयर द साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन एन ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, क्लोज में बस ऑड हार्मोनिक्स होते हैं और ओपन में ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो ये तो पहला डिफरेंस तो आपको पता ही है। तो देखो दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है। पहला देखो, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप कंटेन्स ऑल हार्मोनिक्स वेयर ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द क्लोज्ड पाइप। आपको सबको पता है ये ऑलरेडी। उसके बाद क्वालिटी ऑफ साउंड इन ओपन पाइप इज रिचर दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ क्लोज्ड पाइप। ओके, जो ओपन पाइप की ऑब्वियसली इसके अंदर सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, इसका मतलब इसकी जो क्वालिटी रहेगी दैट विल बी बेटर देन क्लोज्ड पाइप, ओपन की। देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन एन ओपन पाइप इज डबल दैट ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन अ क्लोज्ड पाइप। मतलब देखो ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने क्या स्टडी की, दैट इज n इज इक्वल टू क्या की, V/12। किसकी, ओपन की। देखो जरा एक सेकेंड, कहाँ की, ये वाली, ये देखो कितनी है, V/12 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड क्लोज की क्या है, V/4L है ना, ये ओपन की। और क्लोज की क्या है, दैट इज V/4L। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फंडामेंटल वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम ओपन पाइप की जो है वो डबल है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आएगा, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आएगा, 2 2 4, तो ये बनेगी ना। तो ये डबल है, देखो दिस इज डबल देन द ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन पाइप इज डबल दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाइप फॉर द सेम लेंथ। सेम लेंथ के लिए ये क्या होती है, डबल होती है। ठीक है बच्चों, इसी का यूज करके हम लोग एक यहाँ पे मैं आपको एंड करेक्शन का फॉर्मूला डिराइव करके देने वाली हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग वो फॉर्मूला, एंड करेक्शन का फॉर्मूला देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो।
बच्चों उसके बाद देखो अभी यहाँ पे एंड करेक्शन जो है, उस एंड करेक्शन का प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन आपको पूछा जाता है, मतलब प्रैक्टिकली उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे डिटरमाइन करना है, उसकी हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दैट इज प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स लेने वाले हैं, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स, मतलब यहाँ एक की लेंथ L1 रहेगी, एक की लेंथ L2 रहेगी। ऐसे तो अलग अलग लेंथ्स के, सॉरी स्ट्रिंग नहीं लेनी, हमें पाइप्स लेनी, एंड करेक्शन पाइप के लिए रहेगा ना, सॉरी स्ट्रिंग नहीं लेनी, हमें पाइप्स लेनी, क्योंकि एंड करेक्शन पाइप का होता है, स्ट्रिंग का नहीं होता। तो दो अलग अलग पाइप्स लेने वाले हैं हम लोग, उनका डायमीटर तो सेम है, डायमीटर सेम रहेगा, बस उनकी लेंथ अलग अलग रहेगी। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किसके लिए, पहले हम ओपन पाइप के लिए लिखेंगे, उसके बाद क्लोज पाइप के लिए लिखेंगे। consider two organ pipes having same diameter, दोनों का डायमीटर सेम है, सेम डायमीटर, but different lengths. Suppose L1 and L2 be the lengths of an organ pipes की लेंथ है। अभी एंड करेक्शन निकालना है बच्चों में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे फॉर ओपन एंड करेक्शन फॉर ओपन ऑर्गन पाइप। यहाँ पे लिखो एंड करेक्शन फॉर ओपन ऑर्गन पाइप क्या आएगा, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए एंड करेक्शन देखो क्या बनेगा। सपोज कंसीडर करते हैं, अभी वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू v अपॉन 2l, किसके लिए, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। एंड क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए ये फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू v अपॉन 4l, है ना। तो हम पहले ओपन ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। ओपन ऑर्गन पाइप में n इज इक्वल टू क्या आएगा, v अपॉन 2l। तो यहाँ v का फॉर्मूला मुझे क्या मिलेगा, देखो मान लो फर्स्ट, अभी यहाँ पे चेक, डायमीटर सेम है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी बच्चों, चेंज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ चेंज होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n1 इज इक्वल टू v अपॉन 2l1, है ना, एंड n2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, v अपॉन 2l2। तो यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू क्या बनता है, 2n1l1, एंड यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या बनता है, 2n2l2। नाउ यहाँ वेलोसिटी तो दोनों की सेम आ रही, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर 2n1l1 इज इक्वल टू 2n2l2, दिस 2 एंड दिस 2 गेट कैंसल। यहाँ n1 हमें एंड करेक्शन निकालना है, तो l1 की जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, l1 प्लस 2e1, ओके। यहाँ पे ना L1 स्मॉल रखो बच्चों, क्योंकि हम लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप की लेते हैं। ये कैपिटल लेंथ हमने किसके लिए ली है, एंड करेक्शन के साथ जो लेंथ आएगी उसके लिए ली है। तो ये बनेगा L1 प्लस 2E1 इज इक्वल टू N2 इंटू ये बनेगा L2 प्लस 2E2, है ना। इस N1 से एंड करेक्शन को भी एक साइड में ले लें, E1 नहीं मैम, यहाँ बस E लिखो, क्योंकि एंड करेक्शन तो सेम रहेगा ना दोनों का। तो यहाँ पे बस E चाहिए, E1 E2 लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो अभी मुझे E निकालना है, तो हम क्या करेंगे, E को इस N1 को पहले मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट द ब्रैकेट्स को, N1 L1 प्लस 2 इंटू N1 E इज इक्वल टू क्या बनेगा, N2 L2 प्लस 2 इंटू E इंटू N2, ठीक है। अब देखो यहाँ E की जो टर्म्स है बच्चों, इनको एक साइड में ले लो। ये जो E की टर्म्स है कौन सी, ये वाली एक टर्म है E की, ये वाली एक टर्म है E की, दोनों टर्म्स को एक साइड ले लो। तो क्या बनेगा, देखो क्या करते हैं हम लोग, इसको मैं इधर ही रखती हूँ, ये टर्म को इधर शिफ्ट करती हूँ। तो क्या बनेगा, 2 इंटू N2E माइनस
2 इंटू N1E इज इक्वल टू, क्या किया मैंने, ये टर्म को मैंने एज इट इज रखा और इस टर्म को इधर शिफ्ट किया, तो क्या बनेगा 2 इंटू N2E माइनस 2 इंटू N1E। अब यहाँ भी ये टर्म एज इट इज रखो, इस टर्म को इधर शिफ्ट करो, तो क्या बनेगा, इज इक्वल टू N1 L1 माइनस N2 L2। इन दोनों में से E को कॉमन निकालो, 2 को भी एंड E को भी कॉमन निकालो, क्या आएगा 2 इंटू N2 माइनस N1 इंटू E इज इक्वल टू, यहाँ पे N1 L1 माइनस N2 L2 एज इट इज। ये होल टर्म को इस साइड शिफ्ट करो, तो क्या बनेगा E इज इक्वल टू N1 L1 माइनस N2 L2। ये इस साइड आने के बाद क्या होगा, डिवाइड 2 इंटू N2 माइनस N1, यहाँ 1 चाहिए बच्चों, N2 माइनस N1। तो बच्चों ये मिलता है मुझे एंड करेक्शन। प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन करना है ना एंड करेक्शन का, इसको डिटरमाइन कैसे करें, लेट मी चेक। हाँ देखो, N1 L1 माइनस N2 L2 डिवाइड बाई 2 इंटू N2 माइनस N1, करेक्ट है। तो ये ओपन के लिए आएगा। तो यहाँ पे अगर प्रैक्टिकली आपको डिटरमाइन करना है ना, तो इसका फॉर्मूला यूज करके आप लोग ये एंड करेक्शन डिटरमाइन कर, क्योंकि वहां पे तो हमें वाइब्रेशंस दिखते नहीं बच्चों, है ना, इनविजिबल है, वाइब्रेशंस दिखते नहीं, तो उसको निकालना कैसे, तो बाय यूजिंग दिस लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आपको ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर दी रहेगी। कि आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर दी रहती है, तो वो फ्रीक्वेंसी आपके पास है, लेंथ आपके पास, लेंथ तो आपने ऑर्गन पाइप आपने ही लिया है, तो ऑर्गन पाइप की लेंथ आपके पास है, तो दोनों का यूज करके आप लोग एंड करेक्शन ओपन ऑर्गन पाइप के लिए इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। सो दिस इज द प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन। ये मैंने किसके लिए निकाल के दिया आपको, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। ऐसे ही अभी हम लोग किसका निकालेंगे, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अभी हम लोग देखते हैं किसके लिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। एंड करेक्शन फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। देखो अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू N1 अपॉन 4 L1 आएगा, है ना, सॉरी N1 का चाहिए ना हमें, उल्टा लिखा मैंने। N इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन 4L ना, ये होता है। तो N1 इज इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन 4L1, राइट। सिमिलरली इससे हमें V क्या मिलेगा, इसको इधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा 4N1 इंटू L1, ठीक है। सिमिलरली N2 इज इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन 4L2, इससे हमें V क्या मिलेगा 4 इंटू N2 इंटू L2। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। अब यहाँ पे दोनों भी वेलोसिटीज है, तो दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे, तो क्या आएगा, देखो यहाँ V इज इक्वल टू V है, तो इसका मतलब देयरफॉर वी कैन राइट दिस 4N1 L1 is equal to 4N2 L2. So this 4 get cancel here. यहाँ पे हमें क्या मिलता है, N1 L1 is equal to N2 L2. अब ये क्लोज पाइप है, क्लोज पाइप में क्या होता है, एंड करेक्शन एक ही साइड में है, ये क्लोज पाइप है, तो यहाँ एक साइड क्लोज होती है, तो यहाँ एंड करेक्शन मिलता है ना, कुछ ऐसी वेव हमें मिलते हैं। तो ये एंड करेक्शन बस एक ही साइड में है, तो यहाँ पे बस ये E आएगा एंड टी टोटल लेंथ कितनी बनेगी L। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिया है बच्चों, वापस यहाँ बताती हूँ। तो ये टोटल लेंथ कितनी बनेगी, L इज इक्वल टू ये दोनों की एडिशन L प्लस E। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ N1 इन ब्रैकेट L1 क्या आएगा, L1 प्लस E। अब देखो यहाँ हमने क्या किया, L1 एक लेंथ का पाइप लिया और थोड़ा इससे बड़ा मान लो N2 लेंथ का पाइप लिया। ऐसे लेंथ दोनों की अलग अलग है, दोनों का डायमीटर हमने सेम रखा। अब यहाँ थोड़ा वैरी हो गया, मतलब मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है तो यहाँ पे थोड़ा वैरी दिख रहा है आपको, लेकिन हमें क्या करना है, डायमीटर दोनों का सेम लेना है, दोनों का डायमीटर सेम, बस दोनों की लेंथ हमें अलग अलग लेनी है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी L1 प्लस E, और यहाँ पे क्या बनेगा, देखो इट इज इक्वल टू ये क्या बनेगा N2 इंटू, यहाँ N2 की जगह पे हम लिखेंगे L2 प्लस E, ठीक है। अब देखो इसको हमें अरेंज करना है, अभी E निकालना है ना, तो पहले N1 N2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन अरेंज करो।
तो N1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? N1 L1 प्लस N1 इंटू ई इज इक्वल टू N2 L2 प्लस N2 इंटू ई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे और इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे? N2E, सॉरी N2E, ये N1E इधर शिफ्ट किया तो माइनस N1E इज इक्वल टू, देखो N2 को मैंने एज इट इज रखा, इसको इधर शिफ्ट किया, अब ये टर्म को उधर शिफ्ट करो, लिखते वक्त इधर लिखना है N1 L1 माइनस N2 इंटू L2। इस दोनों में से E को कॉमन निकालो, N2 माइनस N1 ब्रैकेट के बाहर आएगा E इज इक्वल टू N1 L1 माइनस N2 L2। तो यहाँ E एज इट इज रखो और इसको इधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा? N1 L1 माइनस N2 L2 डिवाइड बाय N2 माइनस N1। ठीक है, तो बच्चों ये हमें मिलता है एंड करेक्शन फॉर क्लोज पाइप, और यहाँ पे जो लिया यहाँ का दिस इज एंड करेक्शन फॉर ओपन पाइप। इसका दोनों का इसका स्क्रीनशॉट निकालो पहले। बच्चों होप सो अभी तक का सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। बच्चों अभी जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। बच्चों अभी तक हम लोगों ने म्यूज़िक को बस सुना था, आज में हम लोग एग्जैक्टली म्यूज़िक को फील करने वाले हैं इन द सेंस म्यूज़िक प्रोड्यूस कैसे होता होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब क्या बच्चों कि हम लोग जो स्ट्रिंग होती है जिससे म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है, जैसे कि आपको पता होगा वीणा, सितार, गिटार, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे एक स्ट्रिंग होती है, तो वो स्ट्रिंग का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं। मतलब वहाँ पे भी कुछ नोट्स होते हैं, कुछ एंटी नोट्स होते हैं, आपको पता होगा, तो उनका ही यूज़ करके हम लोग यहाँ पे म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं। तो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, ये सारी चीज़ें जिन्होंने म्यूज़िक पढ़ा है उनको पता होगी, तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। तो आज एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाली हूँ कि फर्स्ट हार्मोनिक कैसे प्रोड्यूस होता है, सेकेंड हार्मोनिक कैसे प्रोड्यूस होता है, नोट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंटी नोट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, ये सारी बातें हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन बच्चों उसके पहले मैं आपको पूछ लूँ, क्या आप लोगों ने जो बेसिक रूल्स मैंने बताए थे वो फॉलो कर रहे हैं सब लोग? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था देखो कि पढ़ाई कैसे करनी है, थोड़ा सा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं तो कंटिन्यूसली बच्चों को मोटिवेट कर रही हूँ, बता रही हूँ, हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ आपको बता रही हूँ, बट क्या जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो कर रहे हैं सब लोग है ना? कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे कमेंट करेंगे कि मैम हम लोग फॉलो कर रहे हैं ऐसा, ठीक है? लेकिन एक बार मैं वापस बता दूं, जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, आपको बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे कि मैंने रूल नंबर 1 बताया था आपको, आपकी बैठने की पोजीशन बहुत मैटर करती है। आप किस पोजीशन में बैठे हैं, मैंने बताया था कि हमेशा हमें स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है। स्ट्रेट पोजीशन में मतलब हमारी बैक हमेशा सीधी रहेगी। रूल नंबर 1 मैंने बताया था, पोजीशन हमेशा बैठने की स्ट्रेट होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग स्ट्रेट बैठेंगे तो हमारी बैक सीधी रहेगी, बैक और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है, उस वजह से आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, आप लोग एनर्जीलेस फील नहीं करोगे, नींद नहीं आएगी। तो हमेशा आपको ऐसे बैठना है ताकि हमारी पोजीशन, बैक की जो पोजीशन है वो स्ट्रेट रहे एंड कंफर्टेबल रहे, राइट? रूल नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि हमेशा सारा स्टडी मटेरियल आपको साथ में लेके बैठना है ताकि आपको बार बार उठने की ज़रूरत ना पड़े। पानी साथ रहना चाहिए, पीने के लिए पानी कंटिन्यूसली आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, पेट थोड़ा सा खाली रखना है, बहुत ज़्यादा फुल पेट आपको खाना नहीं है, ठीक है, ताकि नींद नहीं आएगी। ये दूसरा रूल आपको फॉलो करना है। तीसरा रूल हमें फॉलो करना है कि सारे डिस्ट्रैक्शंस जो है, मतलब जैसे कि मोबाइल फ़ोन होगा, टीवी होगा, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस से आप लोगों को दूर बैठना है ताकि आपका कंसंट्रेशन सीधा उस टॉपिक पे होगा, उसमें बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा, ऐसे आपको बैठना है। उसके बाद 4th रूल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमेशा स्टार्ट है ना ऐसे टॉपिक से करो जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मतलब कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट करो
और जो बोरिंग टॉपिक्स होंगे, जो आपको बोर लगते हैं, उनको थोड़ा टाइम जाने के बाद, मतलब स्टडी में बैठे हो 1 घंटा हो गया, उसके बाद आप लोग पूरा कंसंट्रेशन होने के बाद उन टॉपिक्स को टच करो, है ना। तो ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं बच्चों। अगर ये आपने फॉलो किया तो जीत 100% आपकी है, ठीक है। तो होप सो सभी स्टूडेंट इसको फॉलो कर रहे होंगे। अगर नहीं फॉलो कर रहे तो जरूर फॉलो करना स्टार्ट करें बच्चों, आपको इफेक्ट तुरंत नजर आएगा। तो आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। जो मैं बताती हूँ, जितना मैं बताती हूँ, होप सो सब लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं। देखो यहाँ पे वीणा सब लोगों ने देखी है बच्चों। वीणा को ऐसे बीच बीच में कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे स्ट्रिंग टच हुई होती है ना। तो स्ट्रिंग के जो फंडामेंटल्स है उनको मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे कवर कर लूँ, जो ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करना चाहती हूँ उस टॉपिक को। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, सबसे पहले मैं उसको बता दूँ। 1 मिनट, 1 सेकेंड। स्लाइड कौन सी ली थी बच्चों? मैंने ब्लैक कलर की स्लाइड ली थी ना, ये वाली स्लाइड ली थी हम लोगों ने। आज भी मैं वही स्लाइड यहाँ पे लेना चाहती हूँ। देखो तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक स्ट्रिंग हम लोग लेंगे, ठीक है। ये स्ट्रिंग मैंने ली, और आपको पता है ना वीणा, सितार, गिटार, इनकी जो स्ट्रिंग होती है, वो स्ट्रिंग को हम लोग दोनों तरफ पैक करते हैं, मतलब फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को दोनों साइड में फिक्स किया है कुछ इस प्रकार। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग को सेंटर में पकड़ के नीचे खींचने वाले हैं और उसको फिर छोड़ देंगे, रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग को मैंने सेंटर में पकड़ के खींचा और छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या होगा बच्चों, वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी, और जैसे ही स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी, वाइब्रेशन के बाद वो स्ट्रिंग में नोड, एंटी नोड फॉर्म होने वाले हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, देखो यहाँ फंडामेंटल मतलब इनिशियल पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे एक ही ऐसा लूप फॉर्म हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या होता है, यहाँ वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली बीच में क्या रहेगा, यहाँ एंटी नोड रहेगा। एंटी नोड वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड होगा, और स्ट्रिंग के हमेशा यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे हमेशा क्या रहेगा बच्चों, नोड रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि ऑर्गन पाइप में मैंने बताया था, जो ओपन एंड होता है वहां पे हमेशा एंटी नोड फॉर्म होता है, एंड जो क्लोज एंड होता है वहां पे हमेशा नोड फॉर्म होता है। कुछ इस तरह स्ट्रिंग के यहाँ 2 पॉइंट्स के बीच में हमेशा क्या रहेगा, नोड रहेगा, और बीच में क्या रहेगा, एंटी नोड रहेगा। तो बच्चों पहली पॉसिबिलिटी ये होने वाली है स्ट्रिंग में, इसको हम कहेंगे नोड, इसको हम कहेंगे नोड, इसको हम कहेंगे एंटी नोड। सेकेंड पॉसिबिलिटी देखो क्या हो सकती है स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग को हमने यहाँ टाई किया, तो यहाँ पे मान लो इस पॉइंट को हमने टच किया, तो इस पॉइंट को टच करने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या होगा, नोड फॉर्म होगा, और कुछ इस प्रकार वेव प्रोड्यूस्ड होगी। यहाँ पे भी नोड फॉर्म होगा, कुछ इस प्रकार नोड प्रोड्यूस्ड होगी, है ना, लूप फॉर्म होगा। तो ये रहेगा हमारा नोड, ये रहेगा हमारा नोड, यहाँ पे भी प्रोड्यूस हुआ नोड, इन दोनों के बीच में यहाँ पे रहेगा एंटी नोड, एंड दिस इज ऑल्सो एंटी नोड। और एक बात मैंने आपको बताई थी, याद होगा होप सो आपको, मैंने क्या बताया था कि जो नोड्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, एंटी नोड कम होते हैं एक से। मतलब यहाँ पे देखो नोड कितने हैं, यहाँ नोड कितने हैं, 1 2 3। अगर नोड 3 है तो एंटी नोड कितने होंगे बच्चों, एंटी नोड हमेशा 2 रहेंगे, मतलब एक से एंटी नोड क्या रहेगा, कम रहेगा। मतलब नोड अगर n है तो एंटी नोड n-1 रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सेकेंड केस है। ऐसे ही थर्ड केस अभी लेने ही वाले हम लोग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज, इसको कहा जाता है फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड होता है पहला, सबसे पहला, एंड उसके बाद होगा फर्स्ट ओवरटोन। ये फर्स्ट ओवरटोन, इसके 2 लूप्स फॉर्म होंगे, फर्स्ट ओवरटोन। उसके बाद क्या होगा देखो, सेकेंड ओवरटोन रहेगा। सेकेंड ओवरटोन में क्या होगा, 2 पॉइंट्स को हम लोग टच करेंगे, यहाँ पे मान लो किया, एंड यहाँ पे 2 पॉइंट्स को टच किया है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे दिखा है ना आपको, ये वीणा में ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स देखो, यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे टच किया है, मान लो यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स को टच किया है। तो मान लो यहाँ टच किया है, तो यहाँ टच, तो यहाँ नोड ही फॉर्म होगा।
जहाँ पे स्ट्रिंग टच हुई है वहां नोड ही फॉर्म होगा जहाँ क्लोज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी टच किया, मान लो 2 पॉइंट्स को टच किया, तो ये सेकेंड ओवरटोन में हम 2 पॉइंट्स को टच करेंगे, तो ऐसा लूप फॉर्म होगा। सिमिलरली इसका भी ऐसा लूप फॉर्म होगा कुछ इस तरह। तो यहाँ पे बनेगा 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड। तो ऑब्वियसली बच्चों 4 नोड है, तो एंटी नोड कितने फॉर्म हो गए बोलो सब लोग? 1 एंटी नोड, 2 एंटी नोड, 3 एंटी नोड। मतलब नोड कितने हैं यहाँ पे? नोड है 4 एंड एंटी नोड कितने हैं यहाँ पे? एंटी नोड है 3, ठीक है। तो नोड 4 है, एंटी नोड 3 है, एक से हमेशा कम, तो ये हुआ हमारा सेकेंड ओवरटोन। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड ओवरटोन। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो ये फर्स्ट मोड, ये सेकेंड मोड, ये थर्ड मोड, लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट ओवरटोन होता है, फंडामेंटल के बाद ओवरटोन स्टार्ट होता है एंड देन सेकेंड ओवरटोन। समझ में आया सबको बच्चों? तो ये था हमारा स्ट्रिंग का वाइब्रेशन। अब हम लोग बच्चों इसी से रिलेटेड कुछ सवाल है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखो एक सवाल आपके एक्सरसाइज में पूछा गया है। ये सवाल देखो, मतलब बहुत सिंपल सवाल है, थ्योरेटिकली इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन देखो क्या है, मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी पढ़ो और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे सब लोग। क्वेश्चन बताओ क्या है? A string is fixed at the two ends and is vibrating in its fundamental mode, right ना? स्ट्रिंग को 2 एंड्स पे फिक्स किया है और उसको फंडामेंटल मोड पे वाइब्रेट किया है हम लोगों ने। अगर वो फंडामेंटल मोड पे वाइब्रेट होता है एक ही लूप फॉर्म होगा। फंडामेंटल मोड पे वाइब्रेट किया है मतलब क्या? यहाँ पे एक ही लूप बनेगा, है ना? बस एक ही लूप बनेगा फंडामेंटल मोड का, और दोनों साइड में, मतलब बीच में कोई भी पॉइंट यहाँ टच नहीं है। ओके, तो उन्होंने क्या पूछा है देखो, इट्स फंडामेंटल मोड, इट इज नोन दैट द टू एंड्स विल बी एट रेस्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे ये रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, ये रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, ये दोनों एंड क्या है? रेस्ट पोजीशन पे। Apart from this, is there any position on the string which can be touched so as not to disturb the motion of the string? तो यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं है बच्चों, फंडामेंटल मोड में कोई भी पोजीशन नहीं होती, मतलब यहाँ अंदर कोई भी पॉइंट को हम लोग टच नहीं करते, क्योंकि हमें बस 2 ही नोड चाहिए, एक ही एंटी नोड चाहिए। अगर हम टच करेंगे तो वहां पे नोड फॉर्म होगा। समझ में आया? जहां पे हमें नोड फॉर्म करना पड़ता है, जहां पे हमें नोड फॉर्म करना होता है, तो स्ट्रिंग को हम वहां टच करते हैं। मतलब टच करते हैं इन द सेंस, जैसे कि हमने यहाँ वीणा में क्या किया है, समझ में आया? यहाँ वीणा में हमने क्या किया, ये पॉइंट्स बना दिए ताकि मुझे यहाँ नोड फॉर्म करते आए। बट ऐसे नहीं है, अगर फंडामेंटल मोड है तो फंडामेंटल मोड में मैं कहीं पे भी पॉइंट टच नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे फंडामेंटल लूप चाहिए इसलिए। टू एंड्स एड्रेस, अपार्ट फ्रॉम दिस इज देयर एनी पोजीशन, तो आप लोग लिखोगे फर्स्ट पॉइंट फॉर फंडामेंटल मोड। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड देयर इज नो एनी पोजीशन, there is no any position in the string which can be touched, ऐसे आप लोग इसका आंसर लिखोगे। there is no any position which can be touched so as not to disturb the motion, so as not to disturb the motion, okay, motion of a string, ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो उन्होंने क्या पूछा है, what will be the answer to this question if the string is vibrating first and second overtones? मैंने क्या बताया बच्चों, फर्स्ट ओवरटोन में क्या होगा? फर्स्ट ओवरटोन में यहाँ एक नोड चाहिए ना मुझे, so there should be one point to be touch for the first overtone, है ना? और यहाँ कितने चाहिए फिर? 2 पॉइंट्स, 1 and 2, 2 नोड्स फॉर्म करने ना। सेकेंड ओवरटोन के लिए 2 नोड चाहिए अंदर एंड फर्स्ट ओवरटोन के लिए 1 नोड चाहिए अंदर। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? व्हाट विल बी द आंसर? सो फॉर फर्स्ट ओवरटोन यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट ओवरटोन there should be
there should be one point to be touched hence we can form first overtone. 2 loops बोला तो भी चलेगा. We can form 2 loops in the wire. 2 loops in the string. Clear to everyone? ऐसे लिखेंगे. सिमिलरली हम लोग यहाँ पे करेंगे किसका? सेकेंड ओवरटोन के लिए लिखेंगे. थर्ड पॉइंट फॉर सेकेंड ओवरटोन. कितने पॉइंट्स होते हैं सेकेंड ओवरटोन में? फॉर सेकेंड ओवरटोन वहां पे 2 पॉइंट्स होते हैं टच किए हुए. सेकेंड ओवरटोन देयर शुड बी 2 points to be touched in the string hence we can form. ये आपके एक्सरसाइज का सवाल है बच्चों. hence we can form 3 loops in the string. 3 loops in the string. ऐसे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे. बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो. उसके बाद में आपको या चाहे आप इसकी डायग्राम भी निकाल सकते हैं. सेकेंड ओवरटोन के लिए ऐसे 2 लूप्स होते हैं एंड थर्ड ओवरटोन के लिए कितने होते हैं? सॉरी, फर्स्ट ओवरटोन के लिए 2 लूप्स एंड सेकेंड ओवरटोन के लिए कितने लूप्स होते हैं बच्चों? 3 लूप्स होते हैं. तो आप ऐसे चाहें तो डायग्राम भी निकाल सकते हैं. वेट अ मिनट. ओके, उसके बाद बच्चों अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम लोग इसका, जैसे कि हमने ऑर्गन पाइप का डेरिवेशन देखा था, जस्ट लाइक दैट इसका भी डेरिवेशन है. मतलब 4 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आज तक कब पूछा गया? बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. अक्टूबर 15 में पूछा गया है. सिमिलर क्वेश्चन इन मार्च 18 में भी पूछा गया है. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो मैं बताती हूँ इंपॉर्टेंट, उसको इंपॉर्टेंट करते चलो, वो करके ही जाना है आपको एग्जाम में. ठीक है, तो इसको भी स्टार लगाओ. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. क्वेश्चन देखो क्या है. शो दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग. बच्चों जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो ऑर्गन पाइप है या स्ट्रिंग है ये पहले आइडेंटिफाई कर लो. बहुत सारे बच्चे ऑर्गन पाइप का आंसर स्ट्रिंग में लिख के आएंगे. ऑल हार्मोनिक्स पढ़ेंगे और लिख के आएंगे. क्वेश्चन सेम है क्योंकि बस डिफरेंस क्या है, वहां पे ऑर्गन पाइप है और यहाँ पे स्ट्रिंग है. तो इतना ध्यान आपको रखना है. क्वेश्चन पढ़ते वक्त स्टेबल माइंड से, पेपर जब भी लिखोगे स्टेबल माइंड से लिखो. मतलब जितना आ रहा है आप उतना परफेक्ट लिख के आओगे, बट उसके लिए नहीं आ रहा है उसका छोड़ दो. बट जितना आ रहा है उतना आपको स्टेबल माइंड से पहले बहुत अच्छे से बैठना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, क्वेश्चंस ठीक से पढ़ने हैं एंड देन आप लोग आंसर लिखना स्टार्ट करोगे. ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. और जितना डरोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा. तो उसकी वजह से अच्छा है कि जितना आ रहा है उतना लिख के आओ, डरो मत, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है. तो ये क्वेश्चन देखो क्या है. आर प्रेजेंट ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग बिटवीन द 2 रिजिड सपोर्ट्स. देखो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, जैसे हमने फंडामेंटल मोड निकाला, फर्स्ट ओवरटोन निकाला, सेकेंड ओवरटोन निकाला, जस्ट लाइक दैट हमें यहाँ पे अभी क्या करना है, स्ट्रिंग के लिए अलग अलग पॉइंट्स को, मतलब फंडामेंटल मोड को, सेकेंड मोड को, देन थर्ड मोड को, फर्स्ट ओवरटोन को हमें लिखना है. तो कैसे करेंगे देखो. सबसे पहला हमारा क्या होगा इसमें, फंडामेंटल मोड. जस्ट लाइक दैट जैसे हमने पिछला एग्जांपल सॉल्व किया था वैसे ही हमें करना है. तो फंडामेंटल मोड क्या रहेगा देखो. फंडामेंटल मोड, तो फंडामेंटल मोड में हमें सबसे पहले लिखेंगे कंसीडर अ स्ट्रिंग, सेम एज इट इज. कंसीडर स्ट्रिंग stretch between 2 rigid supports. 2
rigid supports, two rigid supports. Okay, if we plucked a string at the center, then string start to vibrate. ओके, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रिंग को हम सेंटर में, पहले हम स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग को हम दोनों साइड से टाई करेंगे, ठीक है, फिक्स करेंगे, सेंटर में उसको पकड़ के प्लग करेंगे तो उसके बाद वो वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगी। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, कुछ ऐसे देखो, डायग्राम भी निकालनी है बच्चों आपको। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि स्ट्रिंग को दोनों साइड से हमने पैक किया तो यहाँ पे फंडामेंटल मोड प्रोड्यूस्ड होगा, कुछ ऐसे, लाइक दैट, फंडामेंटल मोड इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, नोड फॉर्म होगा और ये क्या होगा, एंटी नोड होगा। तो बच्चों आपको पता है दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। दो एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। अगर नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, पवन वाग एकेडमी पे सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स पे सारे लेक्चर्स मैंने बना के रखे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर्स देखे, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये एक नोड प्रोड्यूस हुआ, ये एक नोड प्रोड्यूस हुआ, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, λ/2। और बच्चों यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व करो, जो डिस्टेंस दिख रहा है हमें इन दोनों के बीच का, वही हमारी लेंथ है। मतलब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आ रही है यहाँ पे, लेंथ इज इक्वल टू कितनी है, λ/2, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेंथ को यूज करके हम लोग लैम्बडा निकालेंगे, ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L इज इक्वल टू λ/2। तो यहां मुझे लैम्बडा क्या मिलता है, देखो, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2 इंटू एल। लैम्बडा क्या मिल रहा है मुझे, 2 इंटू एल। ओके, अब देखो यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है बच्चों। आपको याद है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देयरफॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इज, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, v वाला, n इंटू लैम्बडा, v इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा। तो इससे हमें n क्या मिलेगा, v अपॉन लैम्बडा। बच्चों यहाँ पे और एक फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले, कौन सा, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर हम टेंशन लगा रहे, बराबर, तो टेंशन यहाँ कंसीडर हमें करना है। और एक बात, यहाँ पे हम लोग मास नहीं, मास पर यूनिट लेंथ कंसीडर करेंगे। तो यहाँ की जो वेलोसिटी हम लोग लेने वाले हैं उसका फॉर्मूला है, हियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या रहेगा, √T डिवाइड बाय m रहेगा। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं बच्चों। इसका जितना डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ये टॉपिक खत्म होने के बाद जब मैं लॉज एक्सप्लेन करूंगी तब मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। तो यहाँ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, √T बाय m, एंड लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, लैम्बडा अभी हमने फाइंड किया कितना है, दैट इज इक्वल टू 2l। तो ये वैल्यूज हम लोग इसके अंदर पुट करेंगे। तो इससे मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखो क्या मिलती है, चाहे तो आप इसको n बोलो, n0 बोलो, कुछ भी चलता है। तो 1 अपॉन इस v की जगह पे मैं ये पुट करती हूँ, क्या है, √T डिवाइड बाय m, और 1 अपॉन लैम्बडा है तो 1 अपॉन लैम्बडा की जगह पे मैं लिखती हूँ 1 अपॉन 2 इंटू एल। बच्चों इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बस यहाँ v की जगह पे ये नया फॉर्मूला हम लोग पुट करने वाले हैं। ये m क्या है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं बताती हूँ, वेयर t इज इक्वल टू क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ऑब्वियसली स्ट्रिंग को हमें टेंशन देना पड़ेगा बच्चों, उसके सिवाय वो प्लग की, हम उसको प्लग नहीं कर सकते, उसके सिवाय वो वाइब्रेट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम टेंशन नहीं देंगे तो वो वाइब्रेशन नहीं देगी। अगर आप खींचोगे तो वो नीचे गिर जाएगी, अगर टेंशन नहीं होगा तो उसको हमें टेंशन देना ही है, तभी वो वहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो ये T क्या है, यहाँ पे टेंशन है, और M क्या है, अगर हम टेंशन दे रहे
तो उसका जो मास है, उस स्ट्रिंग का मास भी तो मैटर करे, दैट शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वायर, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे हम m क्या लेने वाले हैं, दैट इज द मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, m इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है बच्चों, इसको अपने एनसीईआरटी के बुक में इसको म्यू भी कहा है, मास पर यूनिट लेंथ का दूसरा नाम म्यू, एम स्मॉल एम की बजाय उन्होंने म्यू यूज किया है, तो ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने क्या निकाला, अभी तक हमने बस निकाला है फंडामेंटल मोड। ऐसे ही हमें फाइंड करना है फर्स्ट ओवरटोन, देन हमें फाइंड करना है सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट ओवरटोन बताती हूँ। बच्चों इसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड, अब देखो यहाँ पे 1 है ना, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, आप यहाँ पे बोल सकते, लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो आगे के जितने भी ओवरटोन्स रहेंगे ना, ये इसको मल्टीप्लाइड रहेंगे, है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और इसको हम कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक, पूरा म्यूजिक पढ़ लेंगे हम इस चैप्टर में, है ना। अब चलते हैं, ऐसे ही हम लोग देखेंगे अभी सेकेंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड मोड। फंडामेंटल के बाद आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल मोड, इसको ही हम लोग फर्स्ट मोड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट मोड। इसको ही और क्या बोला जाता है पता है, नॉर्मल मोड भी बोला जाता है कभी कभी, इसको नॉर्मल मोड। ठीक है, अलग अलग नाम है इसके। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट, दैट इज सेकेंड मोड, और इसको कहा जाता है फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, इसमें कितने आएंगे बच्चों, कितने लूप्स बनेंगे इसमें एक टच करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एक टच करने के बाद एक लूप बना, और यहाँ पे बनेंगे 2 लूप्स। दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड। कितने एंटी नोड बन गए, 1 2 1 2 3, 3 नोड्स 2 एंटी नोड्स। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये होगा 1 n to 2 n, ये 2 n के बीच में डिस्टेंस होगा 1 लैम्बडा बाई 2, ये होगा लैम्बडा बाई 2, ये होगा लैम्बडा बाई 2। तो 1 लैम्बडा बाई 2, 2 लैम्बडा बाई 2, टोटल डिस्टेंस हमें मिल रहा है 2 लैम्बडा बाई 2। 2 को कैंसिल मत करो, मुझे हार्मोनिक्स दिखाने हैं, ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट। ये हो गया हमारा L, है ना, L इज इक्वल टू 2 लैम्बडा बाई 2। तो वहां पे लिखो वापस, देयरफॉर the length of a string is L is equal to 2 lambda by 2, then lambda is equal to 2 को इधर शिफ्ट करो, 2L अपॉन 2। ठीक है, वापिस वही फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी वाला, the frequency produced in the string is क्या होगा, n is equal to v upon lambda। ओके, तो यहाँ n is equal to क्या बनेगा, v का तो फॉर्मूला हमें पता है, v में थोड़ा सा 1 अपॉन लैम्बडा लिखती हूँ, एंड v की जगह पे हम लिखेंगे t डिवाइड बाय m, इस v की जगह पे 1 अपॉन लैम्बडा। बच्चों लैम्बडा की वैल्यू पुट करो, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 2L अपॉन 2 अंडर रूट t डिवाइड बाय m। इस 2 को ऊपर शिफ्ट करो तो मल्टीप्लाई होगा, ये 2 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, एंड ये 1 अपॉन 2L हम एज इट इज रखेंगे, 2 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट t डिवाइड बाय m। बच्चों इसको मैं 1 नाम देती हूँ, 1 नाम देती हूँ, 1 नाम देती हूँ, ये हमारा 1 है, फर्स्ट ओवरटोन। तो N1 इज इक्वल टू, देखो क्या बन रहा है, 2 इंटू n, n क्या है हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो पहला हमारा फर्स्ट हार्मोनिक था, अब हमारा आ गया सेकेंड हार्मोनिक, है ना। देखो यहाँ पे
ये था हमारा फर्स्ट हार्मोनिक एंड ये था हमारा, एक मिनट, ये था हमारा सेकेंड हार्मोनिक। तो हम लिखेंगे दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन एंड, अरे यार ये क्यों वर्ड खा रहा है, फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकेंड हार्मोनिक, इसको हम कहेंगे सेकेंड हार्मोनिक। अंडरस्टैंड एवरीवन? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। उसके बाद देखते हैं बच्चों, अभी ऐसा ही हम लोग और एक, दैट इज द, कौन सा बाकी है, अभी 2 मार्क्स का हुआ है ना, मुझे 4 मार्क्स का कंप्लीट करना है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, दैट इज द थर्ड ओवरटोन, है ना, सॉरी, थर्ड मोड सेकेंड ओवरटोन। मेरा ध्यान नहीं था आपकी तरफ, देखो। उसके बाद क्या आएगा, थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटोन, राइट। ये देखो, ये सेकेंड मोड फर्स्ट ओवरटोन, तो क्या आएगा, थर्ड मोड सेकेंड ओवरटोन। चलो जल्दी से बता दो कि कितने लूप्स बनेंगे, 1 2 3, 1 2 3। ये हो गया नोड, ये हो गया नोड, ये हो गया नोड, ये हो गया नोड। कितने लूप्स बनेंगे बच्चों, 3 लूप्स। सेकेंड ओवरटोन में 3 लूप्स, थर्ड मोड में 3 लूप्स। एंड कितने एंटी नोड बनेंगे, 1 2 3। तो अब देखो कितने हो गया, 1 लैम्बडा बाई 2, 2 लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2। मतलब ये टोटल कितने लैम्बडा बाई 2 हो गए, L इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 2। कितना सिंपल है बच्चों, 4 मार्क्स का सवाल इतना आसान हो सकता है? यस, लेकिन ये हुआ ही। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एज इट इज, बच्चों छापना है अभी। लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज क्या, L इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 2, है ना। तो इससे हमें लैम्बडा क्या मिलेगा, 12/3, है ना। तो ये लैम्बडा की वैल्यू अभी हम पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में। Therefore, the frequency produced in a string is क्या होगी, n is equal to v upon lambda। तो यहाँ पे देखो अभी v की वैल्यू पुट कर दो, n is equal to 1 upon lambda क्या है, 1 upon 12/3, और v की वैल्यू क्या है, t डिवाइड बाई m। ओके, तो इससे हमें मिलता है n, यहाँ मैंने लैम्बडा की वैल्यू पुट की, v की वैल्यू पुट की, समझ में आ रहा है। तो 3 इंटू क्या बनेगा, 1/12 अंडर रूट टी डिवाइड बाई m। ओके, तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। एक मिनट है, ये n2 n2 n2, तो n2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3 इंटू n बनेगा, n2 इज इक्वल टू 3 इंटू n। समझ में आया बच्चों। तो ये था हमारा थर्ड हार्मोनिक। ये क्या बनेगा, 3 हार्मोनिक। देखो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना बच्चों, उसको लगाना है, उसके साथ हार्मोनिक लगाना है। मतलब ये वैल्यू क्या है, 2 सेकेंड हार्मोनिक, 1 फर्स्ट हार्मोनिक। तो यहाँ 3 है ना, तो हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटोन। ओवरटोन एक के पीछे है। दिस इज कॉल्ड second overtone and third harmonic। Clear to everyone? सेकेंड ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक। बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले, 1 मिनट रुको। इसमें है ना जनरल फॉर्मूला भी लिख लो अभी। नाउ द पीथ ओवरटोन इज, बच्चों आपके बुक में जो है ना, एक्चुअली उन्होंने ये फॉर्मूला कुछ ऐसे दिया है, NP इज इक्वल टू PN, ऐसा फॉर्मूला दिया है पीथ ओवरटोन का। और P इज इक्वल टू बोला है 1 2 3 4, ऐसे बोला है 1 2 3 एंड सो ऑन।
बट यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे p+1 होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। देखो कैसे, वैसे ऐसे भी लिखा तो कोई बात नहीं है। देखो यहाँ p की वैल्यू पुट करो 1, तो n1 इज इक्वल टू 1 फर्स्ट हार्मोनिक आएगा, n2 इज इक्वल टू सेकेंड हार्मोनिक आएगा, n3 इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक आएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूँ ना तो भी चलता है, np इज इक्वल टू p+1 इंटू n। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या बनेगी, 0 1 2 एंड सो ऑन। ऐसे क्या होगा देखो, अगर मैं p इज इक्वल टू 0 पुट करूँ तो 0+1 मतलब 1 फर्स्ट हार्मोनिक बनेगा, है ना, मतलब फंडामेंटल मोड बनेगा। अगर मैं 1 पुट करूँ तो 1+1 2, तो n1 इज इक्वल टू 2n आएगा। देखो n1 इज इक्वल टू 2n आ रहा है, तो इससे क्लियर होता है। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू p की वैल्यू 2 पुट करूँ तो n2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2+1 मतलब 3n आएगा, तो n2 इज इक्वल टू 3। तो ये मुझे बेटर लग रहा है p हार्मोनिक के लिए। वैसे अगर आपको ये लिखना है तो ये लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट मुझे ऐसे लगता है टेक्स्ट बुक में ये दिया है फॉर्मूला, बट मुझे थोड़ा करेक्शन लगा इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। यहाँ तक आंसर लिखना है, 3 स्लाइड्स मैंने बना के दिए, लेकिन तीनों भी स्लाइड दिखने में बड़ा है बच्चों, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है जो आपको 4 मार्क्स आराम से दे जाएगा। और तो और ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी आप लोग इसको करके रखेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इसके लॉज हम लोग लेने वाले हैं बच्चों। अभी इसी से रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में ये एक सॉल्व क्वेश्चन है। देखो सॉल्व नहीं, आई थिंक वो आपके एक्सरसाइज का सवाल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत सिंपल है। स्टार्ट करो, एक्सरसाइज में पूछा गया सवाल है, for a stationary wave set up in a string having both ends fixed, okay, what is the ratio of fundamental frequency to the second harmonic? सेकेंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन। देखो सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्ट्रिंग की बच्चों, रेशो पूछा है उन्होंने। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू द सेकेंड हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है बोलो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज n इज इक्वल टू 1/2L √T डिवाइड बाय m। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके दिया, ये वाला 1/2L √T डिवाइड बाय m, ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। उन्होंने क्या क्या पूछा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू द सेकेंड हार्मोनिक। अब सेकेंड हार्मोनिक क्या आएगा, सेकेंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड हार्मोनिक मीन्स फर्स्ट ओवरटोन, और उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ओवरटोन। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक इज n इज इक्वल, इसको n1 बोलते हैं हम सेकेंड हार्मोनिक को, 1/2L, यहाँ पे 2 आएगा बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ 2 आएगा ना, सेकेंड हार्मोनिक है मतलब n1 इज इक्वल टू 2n, राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, n1 इज इक्वल टू 2 इंटू n को पुट करो 1/2L √T डिवाइड बाय m। तो बच्चों हमें इसका रेशो निकालने के लिए बोला है, तो क्या आएगा, इन दोनों का रेशो क्या, सिंपल क्वेश्चन है। देखो n डिवाइड बाय n1 इज इक्वल टू क्या है, 1/2L √T डिवाइड बाय m डिवाइड बाय ये आएगा 2 इंटू 1/2L √T डिवाइड बाय m। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये रहेगा 2। तो n/n1 इज इक्वल टू बनता है 1 डिवाइड बाय 2। तो बच्चों ये हमें रेशो चाहिए था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इसमें। बच्चों अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है लॉज ऑफ स्ट्रिंग। मतलब अभी जो हमने वाइब्रेशंस पढ़े, मतलब जो भी हमने
स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस, फंडामेंटल मोड, सेकेंड ओवरटोन, उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमने फाइंड की उसका यूज़ करके यहाँ पे कुछ लॉज बनते हैं। तो लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कौन से हैं वो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इसके 3 लॉज बनते हैं, क्योंकि देखो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके 3 लॉज हम लोग बनाएंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of a string is क्या है बच्चों, n is equal to 1/2L √T डिवाइड बाई m, है ना। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी कौन सी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, टेंशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, एंड मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसके 3 लॉज बनते हैं। कौन से देखो, सबसे पहला लॉ बनता है लेंथ का, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ लेंथ। ठीक है, डिटेल में बताऊंगी मैं आपको। दूसरा लॉ बनता है टेंशन का, उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ टेंशन। ये टेंशन के ऊपर भी तो डिपेंड कर रहा है, लॉ ऑफ टेंशन। और इसको हम लोग है ना डिटेल में पढ़ेंगे, और कहाँ, सोनोमीटर, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी ना उसमें और डिटेल में पढ़ना है हमें। एंड तीसरा जो है दैट इज मास, तो उसको हम लिखेंगे लॉ ऑफ, ये मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। इसी को कहा जाता है बच्चों लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी भी बोला जाता है उसको। मास पर यूनिट लेंथ मतलब, और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। तो बच्चों इतने आसान है, मैं आपको बता दूं। आपको बस क्या करना है, देखो आपको बस ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है, इससे आपको सारे लॉज बहुत सिंपल लगने लगेंगे। देखो इससे हमें ये पता चलता है कि लेंथ यहाँ डिवाइड बाय है, डिवाइड बाय मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। टेंशन यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास पर यूनिट लेंथ यहाँ डिवाइड बाय है, तो डिवाइड बाय मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इतना सिंपल है, बस इसका यूज करके हम लोग इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लॉ ऑफ लेंथ। पहला लॉ देखो स्टेट करके बताती हूँ मैं, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ। तो देखो पहले ना आप क्या करो, लॉ ऑफ लेंथ के लिए देखो यहाँ टेंशन और मास मैंने दोनों कांस्टेंट रखे, इससे हमें पता चल रहा है लेंथ यहाँ डिवाइड है ना, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, n is inversely proportional to length। वेरी सिंपल। तो चलो इसको लिखते हैं, n is inversely proportional to length। अब इसको स्टेट कैसे करना है, देखो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, लॉ ऑफ लेंथ का स्टेटमेंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, vibration of a string is inversely proportional to बच्चों इनवर्सली का स्पेलिंग करेक्ट है क्या, नहीं तो बोलेंगे मीनाक्षी मैम आपको स्पेलिंग भी नहीं आता, सच में नहीं आता है ना, या ई होना चाहिए, जान दो अभी क्या करो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, inversely proportional to length of a string, length of a string, by keeping tension and mass per unit length, कांस्टेंट। इन दोनों को कांस्टेंट रखो एंड लेंथ को चेंज करो बच्चों, क्या होता है देखो, अगर मैंने टेंशन कांस्टेंट रखा, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रखा और मैंने लेंथ चेंज की, तो लेंथ चेंज करने से मुझे ये पता चला इफ लेंथ इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। क्या, इफ लेंथ इंक्रीजेस implies that frequency decreases and if length decreases frequency increases। ये बात मुझे पता चली जब मैंने ये चेंजेस किए, लेकिन उस वक्त मैंने टेंशन कांस्टेंट रखा था
एंड मास पर यूनिट लेंथ भी मैंने कांस्टेंट रखा था, तो ये चेंजेस मुझे दिखने को मिले। ठीक है, तो ये बनता है हमारा लॉ ऑफ लेंथ। ओके, अब चलते हैं बच्चों लॉ ऑफ टेंशन। सेकेंड लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ टेंशन। लॉ ऑफ टेंशन क्या है? एन इज, यहाँ पे देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? ये सब कांस्टेंट रखो, ये कांस्टेंट रखो, तो ये अंडर रूट टी बचेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो वही हम लोग लिखेंगे, वेरी सिंपल, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो स्टेटमेंट क्या बनता है इससे देखो, स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ vibrating string is directly proportional to square root of tension, by keeping length and mass per unit length constant, mass per unit length constant। मतलब हमने लेंथ अभी कांस्टेंट रखी, मास पर यूनिट लेंथ भी हमने कांस्टेंट रखा, और हम किसको चेंज करें? टेंशन को। टेंशन को चेंज कैसे करेंगे ना, ये मैं आपको सोनोमीटर में पढ़ाऊंगी, डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो हम टेंशन को चेंज कर रहे हैं बच्चों, तो इससे हमें ये पता चला कि टेंशन इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है, टेंशन डिक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ टेंशन। ऐसे ही अभी हम लोग देखेंगे थर्ड, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी बच्चों, मैंने आपको बताया इसको हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, एनसीईआरटी में इसको म्यू से डिनोट किया है, एंड हम लोग यहाँ स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला, देखो जरा फॉर्मूला, यहाँ डिवाइड बाय रूट एम है, नॉट ओनली एम, यहाँ n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m है। बच्चों इसका यूज करके हम रेडियस एंड डेंसिटी दोनों का क्या रिलेशन है वो भी निकालेंगे, वो हमें एंट्रेंस के लिए काम आने वाला है। तो देखो इससे हमें पता ये चलता है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है √m, m को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो देखो अभी क्या करेंगे हम लोग, स्टेटमेंट क्या आएगा इसका, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन या फिर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू linear mass density by keeping length and tension constant। इन दोनों को कांस्टेंट रखो, लीनियर मास डेंसिटी को चेंज करो, तो वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका यूज करके अभी हम लोग रेडियस का एंड डेंसिटी का क्या रिलेशन आएगा, देखो मास पर यूनिट लेंथ। बच्चों लीनियर डेंसिटी क्या होता है, देखो लीनियर मास डेंसिटी मतलब क्या होता है, ठीक से देखना, ऐसे लिखोगे आप एग्जाम में, मतलब होता है इसका मास पर यूनिट लेंथ, है ना, मास पर यूनिट लेंथ। मास का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, डेंसिटी का क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, रो इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम।
तो इससे मुझे मास क्या मिलेगा, मास इज इक्वल टू मिलेगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। वॉल्यूम क्या होता है, इसका लेंथ वायर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, इंटू डेंसिटी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करो, ये क्या है, एम मास पर यूनिट, एम अपॉन एल। तो इसको अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मास की जगह पे इसको पुट करो, तो लीनियर मास डेंसिटी मतलब स्मॉल एम और म्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो डिवाइड बाय क्या है, एल। दिस एल एल गेट कैंसल, तो हमें m इज इक्वल टू मिलता है पाई आर स्क्वायर इंटू रो, है ना। अब देखो ये जो वैल्यू है m की, मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, रूट m। तो क्या बनेगा, ये इम्प्लाइज दैट n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट पाई आर स्क्वायर इंटू रो, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि आर स्क्वायर में बाहर निकालू, रो बाहर निकालू, तो क्या आएगा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, आर का स्क्वायर स्क्वायर रूट, आर स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद सिर्फ आर बचेगा और डेंसिटी क्या बचेगी, वो तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगी, दैट इज रो, है ना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड लेती हूँ मैं। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है एंड डेंसिटी का क्या रिलेशन है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ रो है। तो इससे और एक लॉ बनता है, इसी लॉ के अंदर इसका भी लॉ है, देखो क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग is inversely proportional to first रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, रेडियस अगर बढ़ा दी बच्चों तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, एंड सेकेंड स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ स्ट्रिंग। समझ में आया, तो इसी लॉ के अंदर ये भी लॉ छुपा था, देखो, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, ये सारे जितने भी लॉज है इन सब का स्क्रीनशॉट निकालो। इसका सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका ले लो, उसके बाद इसका ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखो एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला। ये आपको कब पूछा गया पता है, ये सवाल जो है आपको मार्च 17 में पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मार्च 17 में पूछा गया सवाल है, यहाँ पे लिखो मार्च 17, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या है, अ ट्रांसवर्स वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग 0.9 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ आपको देके रखी है कितनी, L इज इक्वल टू 0.9 मीटर लॉन्ग, ओके, एंड फिक्स्ड एट इट्स एंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, V इज इक्वल टू क्या आएगा, व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स व्हाइल इमिटिंग सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन मतलब सोचो जरा, सोचो, फर्स्ट ओवरटोन मतलब क्या होता है, कितने लूप्स होते हैं फर्स्ट ओवरटोन में, सबसे फंडामेंटल में एक लूप होता है, देन फर्स्ट ओवरटोन में 2 लूप होते हैं, सेकेंड ओवरटोन में 3 लूप्स होते हैं, है ना। तो सेकेंड ओवरटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें देके रखी है कितनी, 324 हर्ट्ज, ओके। तो पहले सेकेंड ओवरटोन ड्रॉ कर लो, सेकेंड ओवरटोन देखो कैसे आएगा, सेकेंड ओवरटोन बच्चों ये थोड़ा ना आपको ध्यान देके करना है, सेकेंड ओवरटोन पूछा है तो याद करो तुरंत, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, 3, थर्ड मोड एंड सेकेंड ओवरटोन, कितने लूप्स बने, 3 लूप्स, तो 1 लैम्डा बाई 2, ये आएगा 1 लैम्डा बाई 2,
2 लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2। तो टोटल लेंथ हमें कितनी मिल रही है, L इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 2, है ना। तो V निकालना है बच्चों। V का फॉर्मूला सोचो जरा क्या है, V इज इक्वल टू N इंटू लैम्बडा। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ मुझे लैम्बडा निकालना है सबसे पहले। तो लैम्बडा इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, सॉल्यूशन निकालते हैं अभी। सॉल्यूशन देखो, L इज इक्वल टू क्या है, 3 लैम्बडा बाई 2। L इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 2। तो इससे मुझे लैम्बडा क्या मिलेगा बच्चों, 2L अपॉन 3 मिलेगा, है ना। तो ये लैम्बडा की वैल्यू एंड n तो हमारे पास है, ये बस पुट कर दो, V निकालना है। तो n क्या है, n इंटू लैम्बडा। एक सेकेंड, वैल्यू फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। n कितना है बच्चों, 324 एंड लैम्बडा की वैल्यू ये पुट करो 2L अपॉन 3। इसमें L की वैल्यू भी हमारे पास है, दैट इज 0.9, ये यहाँ पे पुट कर दो। सो V इज इक्वल टू 324 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू L कितना है 0.9, तो ये आएगा 0.3। ओके, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है, ये बनेगा 0.6। तो 324 इंटू 0.6, तो ये कितना आता है, 194.4 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर करेक्ट है कि नहीं। V इज इक्वल टू 194.4 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये हमें आंसर मिलता है। ऐसे मार्च 17 में इसके ऊपर ये सवाल पूछा गया था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, एंड देन ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के टॉपिक का। तो बच्चों ये मैंने बहुत सारा टॉपिक आज कवर किया है, होप्स आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तक हमारा जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग मतलब ये जो टॉपिक है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। 6.8 हम लोग 6.7 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। 6.8 जो है दैट इज़ रिलेटेड टू प्रैक्टिकल। आपका जो प्रैक्टिकल हुआ है सोनोमीटर का, बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिकल लैब में ये प्रैक्टिकल किया होगा, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो उसमें ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह नहीं है, वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो वो मैं लेने वाली हूँ, ठीक है। तो बच्चों अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।